नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है 13वें सम्मेलन का थीम। प्रधानमंत्री के कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मुलाकातों समेत 25 कार्यक्रम। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 16% आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक पारित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में रखा था प्रस्ताव। करीब 2 लाख लोगों से बातचीत के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तैयार की थी सिफारिश रिपोर्ट। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी दे सकेंगे नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर से 1 हफ्ते आगे बढ़ाई आवेदन करने की अंतिम तारीख। कहा, कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए जीएसटी परिषद जैसे संघीय ढांचे की जरूरत। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ज्यादा लाभ के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के विलय पर जोर। आयुष्मान भारत योजना से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। तेलंगाना में बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का वादा। राजस्थान के लिए कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में बुजुर्ग किसानों को पेंशन, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए मासिक भत्ते का वादा। और सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट की। तेरहवें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। इसमें कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, ढांचागत व्यवस्था और टिकाऊ खाद्य सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असर, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया के साथ साथ वस्तु और सेवा कर समेत कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई और देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी होगी। और अब बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ और उच्च गुणवत्ता के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही राज्य के युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप, 7वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं मुफ्त में उनको साइकिल दी जाएगी। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने का वादा भी किया गया है।
घोषणा पत्र में राज्य के सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने का भी वादा किया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार बनते ही घोषणा पत्र में कही गई बातों को जल्द लागू किया जाएगा। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में आज 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए कई सारी योजनाओं के लिए फंड मुहैया कराया है, लेकिन राज्य सरकार उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। बीजेपी की सरकार बनने पर सभी वर्गों के लिए काम किया जाएगा। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के चीफ मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन होने के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नई स्टेट्स बनाई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तीनों स्टेट्स तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं और डेवलप्ड स्टेट्स की क्यू में आकर आज खड़े हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो यहां का डिवीजन किया है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो उस डिवीजन के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने शमशाबाद में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों के साथ एक बैठक को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने पर अपना रुख दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने परगी और हैदराबाद के करीब चेलेवल्ला में रोड शो भी किया। If the Prime Minister of India can forgive 3,50,000 crores of 15 people, the richest people in the country, then he should be ready to forgive the loan of India's farmers. They are favoring larger corporate institutions, and they are harming the institutions that have been set up by thousands and thousands of entrepreneurs like yourself. राजस्थान में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने राजस्थान के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में किसानों, मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने से जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है। बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी राजस्थान के लिए अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई और नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन के अलावा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। गरीबों को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दिए जाने का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके साथ ही राज्य में नई उद्योग और पर्यटन नीति बनाने का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है। कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आएँ। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद विश्वविद्यालयों को फिर खोला जाएगा। हमारा वो कमिटमेंट भी है कि पिछली सरकार की योजनाएं, चाहे वो रिफाइनरी की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे ब्रॉडगेज की हो, आदिवासियों में जो जो काम उस वक्त में हमने शुरू किए थे वो काम सब करने का हम प्रयास वहां पर पुनः प्रयास शुरू करेंगे। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के चुनावी समर में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राजस्थान के करौली, नादौती और जयपुर में 4 चुनावी जनसभाएं की।
अमित शाह ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार की जमकर तारीफ की और उनके विकास कामों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि 11 लाख बेटियों को राष्ट्रीय योजना के तहत सरकार ने लाभ पहुंचाया, युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप दिया। राजस्थान में 80 लाख शौचालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश का चुनावी इतिहास उठा के देख ले, कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार बनेगी या नहीं। आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था। बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में आज पंचायत चुनाव के 5वें दौर के लिए वोट डाले गए। इस चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू डिवीजन में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं कश्मीर डिवीजन में 33% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। इस दौर में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डों के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 दिसंबर को छठे चरण की वोटिंग होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आचार संहिता जारी होने के बाद भी जारी रहा पार्टियों का प्रचार। शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट्स को लिखा पत्र। किसी भी प्रकार के प्रचार पर पैनी नजर, चुनाव खत्म होने तक नहीं किया जा सकता प्रचार। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने CII स्वास्थ्य सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि GST की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र के लिए संघीय ढांचे की जरूरत है, जिससे राज्यों को इसका तेजी से फायदा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन क्षेत्रों में सभी योजनाओं को लोगों के लाभ और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए विलय किया जाना चाहिए। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हुआ है। There are 2 other areas which eminently require federal institutions of this kind. The GST was constitutionally provided for. Those areas are not constitutionally provided for. But political maturity can impose on governments to try that experiment. One is healthcare and one is agriculture. The states are spending on healthcare, the center is spending on healthcare.
The states have their scheme, the central has its scheme. The states have their hospital, the center is also establishing institutions of excellence across the states. We are doing Ayushman Bharat, they also have parallel schemes. All this needs to be merged so that the benefit of these merged resources now starts falling to the benefit of the patient population of the country. मराठा समुदाय को आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक आज महाराष्ट्र विधानसभा से आम सहमति से पारित हो गया। इसमें मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक को पास करने में विपक्ष को सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। आरक्षण का फायदा मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोगों को मिलेगा। विधेयक पेश करने से पहले सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट को सदन में रखा। इसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 38% मराठा समुदाय गरीबी रेखा से नीचे और 93% परिवारों की सालाना आय 1 लाख से कम है। महाराष्ट्र में 30% मराठा आबादी है जो लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा था। इसके लिए जुलाई और अगस्त में आंदोलन भी हुआ था। राजनीतिक दलों के साथ मराठा समुदाय ने विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है। राज्य सरकार ने आज कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ दिया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में इस प्रकार का आरक्षण देने की अनुशंसा की थी और मागास वर्ग आयोग के बैकवर्ड क्लास कमीशन के उस रिपोर्ट के आधार पर आज ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और ये निर्णय लेते समय जो ओबीसी का आरक्षण है उसको किसी भी प्रकार से कम न करते हुए उसके बाहर यह आरक्षण दिया गया है। कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज भी कई राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों ने कहा है कि वो कल रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च करेंगे। जो फसल का जो दाम है वो पूरा होना चाहिए और दूसरा ऋण से मुक्ति होनी चाहिए। ये मांगे तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कानून बने। जब किसान मंडी में जाते हैं वहाँ पे उनकी लूट ना हो। एक हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे एक विशेष सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का और उस पर डिबेट हो किसान के मुद्दे पे। और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इस मामले में सीबीआई को आगे की कार्रवाई करने के लिए मंजूरी दी। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को मामला दर्ज किया था। कुछ महीनों पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। साथ ही सत्येंद्र जैन से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ भी की गई थी। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से 200 बीघा खेती योग्य जमीन खरीदी। सीबीआई ने कहा है कि ये संपत्ति उनकी कंपनी के नाम पर पिछले 5 सालों में खरीदी गई। दावा किया गया है कि इस जमीन को खरीदने में काले धन का इस्तेमाल किया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय के इस फैसले का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की योजना तैयार की और केंद्र सरकार ने योजना पास करने के बजाय सत्येंद्र जैन पर केस दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। ये विजन डॉक्यूमेंट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली की तरफ से तैयार किया जा रहा है। योजना और वास्तुकला विद्यालय की तरफ से आज कोर्ट में जानकारी दी गई
कि ताजमहल के संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया में है और इसे अगले कुछ दिनों में ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, इसलिए इसके पूरा होते ही राज्य सरकार विजन डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी ने कोर्ट से कहा कि ताजमहल के लिए धरोहर योजना के पहले ड्राफ्ट पर काम चल रहा है और इसे 8 हफ्तों के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ये फॉर्मेट यूनेस्को को सौंपा जाना है। ताजमहल संरक्षण मामले पर आगे की सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी। CBI बनाम CBI मामले में आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर मुकर्रर की है। आज सुनवाई के दौरान CBI निदेशक आलोक वर्मा ने कहा कि उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है और इसमें बदलाव नहीं हो सकता। आलोक वर्मा की तरफ से पेश हुए वकील फली नरिमन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की तरफ से की गई इस पूरी कार्रवाई में नियमों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को कमेटी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उस कानूनी पहलू को देखेगा कि आलोक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले समिति की मंजूरी जरूरी थी या नहीं। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता CBI पर लोगों के भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विवाद के चलते CBI की छवि नकारात्मक हुई, इसीलिए सरकार ने सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में अगले साल MBBS और BDS में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को यह निर्देश भी दिया कि वो नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दें, ताकि छात्र फॉर्म भर सके। नीट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख शुक्रवार को यानी कल खत्म हो रही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में अलग अलग राज्यों के छात्रों के समूह ने नीट परीक्षा के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करने के लिए CBSE के फैसले को चुनौती दी थी। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी भी छात्र को नीट परीक्षा पास करनी जरूरी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE नीट की परीक्षा का आयोजन करता है। आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह सफाया करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत बताई है। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और SCO के बीच सहयोग का सकारात्मक असर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पारगमन और ऊर्जा संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई संयुक्त राष्ट्र और SCO के बीच व्यापक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। तन्मय लाल ने ये बात संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन सहयोग पर आयोजित दूसरे उच्च स्तरीय विशेष कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक सहयोग बढ़ाया जाए तो आतंकवादी संगठनों की पहचान, उनका खात्मा, जवाबदेही सुनिश्चित करना और दोषियों के खिलाफ सख्त उठाने जैसे काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आसान होंगे। और अमेरिका ने पाकिस्तान को इस साल मिलने वाली $3 बिलियन की रक्षा सहायता राशि रोक दी है। अमेरिका ने यह कदम पाकिस्तान की ओर से आतंकी संगठनों पर लगाम ना लगा पाने के कारण उठाया है। आपको बता दें कि ये रकम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने $1.3 बिलियन की रकम रोकने की घोषणा से कहीं अधिक है। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी पाकिस्तान को $1.66 बिलियन की सहायता राशि रोकने की घोषणा की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अमेरिका को मूर्ख समझता है। अमेरिका पिछले कई सालों से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाता रहा है।
और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेकर उस रकम का इस्तेमाल चीन का कर्ज लौटाने में कर सकता है। अमेरिका ने इस बात की आशंका जताई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए गए चीन के कर्ज में पारदर्शिता लाने की मांग की है। अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान IMF से चीन का कर्ज उतारने के लिए आर्थिक सहायता मांग रहा है। ट्रंप प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप वित्त मंत्री डेविड मालपास ने कांग्रेस से जुड़ी एक समिति की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। IMF की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान से लौटी है। पाकिस्तान पर चीन का अंदाजन 62 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है और पाकिस्तान ने IMF से तकरीबन 12 अरब अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज मांगा है। तो फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।